बायोलॉजी का पहला चैप्टर है कोशिका सिद्धांत, संरचना एवं कार्य, और ये किताब आदित्य रंजन के द्वारा पब्लिश है। ठीक है, इसी को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। दूसरा, कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में की गई। सर्वप्रथम कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन एवं स्वान ने 1838 में। रॉबर्ट हुक ने किसको देखकर कोशिका की खोज की? तो कार के टुकड़े। कार का टुकड़ा मतलब होता है लकड़ी का टुकड़ा। नेक्स्ट, मुख्य रूप से कोशिका को दो भागों में विभाजित किया गया, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक यूकैरियोटिक कोशिका। मतलब कोशिका दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है जीवाणु और नीले हरे शैवालों में होती है, और जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है वनस्पति और जंतुओं में होती है, जो कि मनुष्य में भी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीवाणु तथा नीले हरे शैवालों में मुख्य रूप से कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य कौन करता है? तो इसमें मीसोसस नामक अंग जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में काम करता है। जंतु व वनस्पति में कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका एक कोश के जीवों को सम्मिलित किया गया है किस जगत में? तो यूकैरियोटिक कोशिका प्रोटिस्टा जगत में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक कोशिका में आरएनए का संश्लेषण किस में होता है? तो नाभिक में, न्यूक्लियस में होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। संसार में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो वो है अंडाणु, जिसे ओवम कहते हैं। ठीक, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रेन्यूल सेल। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन सी? तो तंत्रिका तंत्र। सबसे बड़ी अंडाणु और सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन जिसे बोलते हैं। यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिका के बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है? ये स्लाइडन एवं स्वान ने प्रस्तुत किया। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? तो वास्तविक केंद्रक जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। एक कोशिका में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो नाभिक। कोशिका कार्यात्मक फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो केंद्रक करता है। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो केंद्रक को कहा जाता है। किस कोशिका में नाभिक नहीं होता है? तो लाल रुधिरकणिकाओं में नाभिक नहीं होता है। ठीक है, वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका का अंतर वनस्पति कोशिका में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति से स्पष्ट होता है, जो जंतु कोशिका में नहीं होती है। मतलब जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है और वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जिसे सेल वॉल कहते हैं। सेलुलोज भित्ति किसकी कोशिका में पाई जाती है? तो पौधों में पाई जाती है सेलुलोज भित्ति। ठीक है, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाली जटिल कार्बोहाइड्रेट को सेलुलोज कहते हैं। तो पूछ दे, पौधों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। कौन सी विशेषता लगभग प्रत्येक कोशिका में नहीं मिलती है? तो कोशिका भित्ति सब में नहीं होती है। ठीक है, कवक में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो कवक में काइटिन की बनी होती है। काइटिन एक मोटी परत होती है जो जल में रहने वाले छोटे छोटे जो प्राणी होते हैं उनके पीठ पर होती है अधिकतर। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? तो कार्ल बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। अच्छा, कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायुवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है? तो माइटोकॉन्ड्रिया ये आपका वायुवीय श्वसन से संबंधित है, तो जिसे बोलते ऑक्सी श्वसन। अगर ऑक्सी श्वसन होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका में जैविक क्रियाओं के रूप के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है,
एटीपी से, और एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्रेब्स चक्र संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी से संबंधित, तो राइबोसोम प्रोटीन से संबंधित है। ठीक है, तो राइबोसोम प्रोटीन से संबंधित है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। किस कोशिका की कौन सी कोशिकांग को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। कोशिका अंगक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम तथा कोशिका झिल्ली में से कौन सा एक अर्धपारगम है? तो कोशिका झिल्ली जो है ये पारगम, मतलब 3 ऑप्शन दिए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और कोशिका झिल्ली। इन तीनों में से कौन अर्धपारगम है? तो कोशिका झिल्ली अर्धपारगम। कोशिका झिल्ली मुख्यतः किससे बनी होती है? लिपिड व प्रोटीन से बनी होती है। किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार जाते हैं? तो विसरण विधि के द्वारा ये आर पार जाते हैं। यदि कोशिका के आसपास का माध्यम एक अल्प परासरदावी विलयन है तो कोशिका मुख्यतः फूलेगी, तो कोशिका मुख्यतः फूल जाएगी। ठीक है। गोल्जी इकाई की खोज किसने की? तो कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की। कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर या फिर किसे कहा जाता है? तो गोल्जी इकाई को कहा जाता है। ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोलर। गोल्जी इकाई का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन, वसा आदि की पैकेजिंग करना। किस वैज्ञानिक ने 1839 में जीव द्रव्य का नामकरण किया? पुरकिंजे ने। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म जिसे बोलते हैं, इसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे बना होता है? तो कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य तथा अन्य कोशिकांग से मिलकर बना होता है। कोशिका की पाचन थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम कहते हैं। और किसे आत्मघाती की थैली कहते हैं? तो वो भी लाइसोसोम ही होता है। ठीक है, क्योंकि ये अपने आप फट जाती है। किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है? तो लाइसोसोम। मतलब अपशिष्ट निपटान मतलब जब अधिक हो जाता है तो अपने आप नष्ट हो जाती है। कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचन एंजाइमों के संग्रहार की तरह कार्य करता है? तो लाइसोसोम। किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो राइबोसोम कहा जाता है। प्रोटीन संश्लेषण का काम भी कौन करेगा? तो राइबोसोम करेगा। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होगा? तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। अगर राइबोसोम को अनुपस्थित कर देंगे तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। कोशिका के 4 अवयवों में कोशिका द्रव्य, कोशिका कला, नाभिक लवक हैं। इनमें से उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जंतु की कोशिकाओं में नहीं, जिसे बोलते हैं लवक। पादप कोशिका में लवक कितने प्रकार के होते हैं? तो पादप कोशिका में लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णीय लवक और वर्णीय लवक। ठीक है। उस कोशिकांग का नाम क्या है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट। पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो हरित लवक को कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जिसे बोलते हैं तारक काय, ये सिर्फ पशु कोशिका में पाया जाता है। अनुवांशिकी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स का जनक भी कहा जाता है। किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो सूटन एवं बोवेरी ने किया था। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? तो डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। मानव शरीर की कोशिकांग
में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़े की संख्या कितनी है? तो 23 है। बहुगुणिता या किसमें परिवर्तित होने पर होती है? तो क्रोमोसोम्स की संख्या पर, पॉलीप्लॉइडी। एक गुणसूत्र की संरचना में क्या उपस्थित होता है? तो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए उपस्थित होता है। गुणसूत्र का शीर्ष भाग टेलीमियर कहलाता है। गुणसूत्र का जो सबसे ऊपर का भाग होता है टेलीमियर कहलाता है। लिंग गुणसूत्रों के कौन से संयोजन का परिणाम नर संतति होता है? तो XY जो होता है ये नर संतति होता है, जबकि मादा संतति के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन है? तो XX होना चाहिए। मतलब मादा के लिए XX और पुरुष के लिए XY। ठीक है। वॉटसन एवं क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को प्रस्तुत किया या प्रस्तावित 1953 में किया। ठीक है। आनुवंशिकता की इकाई जीन से बोलते हैं या जीन, ये आनुवंशिकता की इकाई है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। जीन कहाँ उपस्थित होते हैं? गुणसूत्र पर जीन उपस्थित होते हैं। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तित कहलाता है उत्परिवर्तन, जिसे म्यूटेंट भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है। डीएनए अणु की दो श्रृंखलाएं एक हाइड्रोजन बंध के द्वारा एक दूसरे से उनके नाइट्रोजनी आधार से बंधी होती हैं। ठीक, तो हाइड्रोजन बंध के द्वारा नाइट्रोजनी आधार से जुड़े होते हैं। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक अनुपस्थित होता है? यूरेसिल। डीएनए में यूरेसिल नामक नाइट्रोजन क्षारक अनुपस्थित होता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? आर्थर कॉर्नबर्ग ने। डीएनए का पूरा नाम क्या? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए एक अणु के न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनी क्षार होता है, पेंटोज शर्करा होती है और फॉस्फेट होता है। हमारे जीन किसके बने होते हैं? हमारे जीन डीएनए के बने होते हैं। आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए अणु में थाइमीन के स्थान पर पाया जाने वाला नाइट्रोजनी क्षारक कौन सा है? तो यूरेसिल। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। प्राणी कोशिका में कौन से आरएनए की प्रचुरता है? तो आरएनए की प्रचुरता है। पपीता का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? कैरिकाजेंथिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण होता है। सेब का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण होता है। कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? तो मेलेनिन जो होती है मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है, काला होगा या गोरा। ठीक है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोसिस CDFD अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? हैदराबाद। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिका की खोज की थी? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किसने की? तो ल्यूवेनहॉक ने। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? तो इवानोव्स्की ने। कोश का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? तो कोश का सिद्धांत विषाणु पर लागू नहीं होता। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? तो नील एवं रस्का नामक वैज्ञानिक ने। नॉन लिखा हुआ नील है। एकल कोश की जीव कैसे प्रजनन करते हैं? तो कोशिका विभाजन के द्वारा। अगर एक कोशिका है तो वो अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं तो कोशिका विभाजन हो जाता है। कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से संबंध और अंतर्विष्ट हैं, ऐसी कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं। कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया। जो जीव
प्रकाश का उपयोग कर भोजन को तैयार करते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो उन्हें स्वपोषी जाना जाता है। प्रदीप्त होने पर कौन सक्रिय हो जाती है और विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है? तो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं जो होती हैं प्रदीप्त होने पर सक्रिय हो जाती हैं। पैरामीशियम में भोजन एक विशिष्ट स्थान तक की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका को पूरी तरह से ढके होते हैं, तो उसे बोलते हैं पक्षाभ। वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से कौन सा वर्णक बचाता है? तो कैरोटीनॉइड जो होता है वनस्पति को पराबैंगनी किरणों से बचाता है। बहुकोशिकीय जीव कैसे वृद्धि करते हैं? तो कोशिका विभाजन के द्वारा वृद्धि करते हैं। कोशिका विभाजित होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे अधिकतर होती चली जाती है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो केवल समसूत्रण का प्रयोग किया जाता है। किसने कोशिकीय पूर्ण सख्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं? मतलब कौन है ऐसे? तो हेबरलैंड। रंध्रों के संरक्षण कोशिकाओं का कार्य क्या है? तो रंध्रों को खोलना और बंद करना, बस ये रंध्र संरक्षण कोशिकाओं का काम है। तो कोशिका की रसदानियाँ चारों ओर से एक अर्धपारगम झिल्ली से घिरी रहती हैं जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो ऊतक कहते हैं। मतलब एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं को ऊतक कहते हैं। ठीक है। कोशिकांग और खोजकर्ता। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। कोशिका झिल्ली की खोज रॉबर्ट हुक ने की। मतलब कोशिका और कोशिका झिल्ली की खोज रॉबर्ट हुक ने की। राइबोसोम की खोज तो जॉर्ज पलाडे। माइटोकॉन्ड्रिया कॉलिकर, गोल्जी गाय कैमिलो गोल्जी। लाइसोसोम क्रिश्चियन डी डूबे और प्रोटोप्लाज्म जे.ई. पुरकिंजे और उसका भित्ति रॉबर्ट हुक। लवक हैकेल अंतःप्रद्रवी जालिका एल्बर्ट क्लाउड और कीथ पोर्टर। ओके। और अब हम लोग कुछ देखते हैं कुछ इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो लिंग गुणसूत्र किसमें नहीं होते? छिपकली में नहीं होते। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, प्रोटीन सिंथेसिस में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी? अंतःप्रद्रवी जालिका की। किसकी होती है? अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, ये वाला बी नंबर। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं? तो इसके आणविक नियंत्रण को हम लोग एपोप्टोसिस कहते हैं। पहला वाला हो जाएगा। जीनोम चित्रण का इनसे संबंध है? तो जीनोम चित्रण का संबंध किससे है? तो जीन्स के चित्रण से है। ठीक है। अगला, जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं? तो क्रोमोसोम्स के द्वारा ले जाए जाते हैं। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षण के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो डीएनए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जंपिंग जीन के प्रतिपादन का सिद्धांत बार्बर मैकक्लिंटॉक ने किया था। 8 नंबर, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? तो इसमें से जो टायरोसिन होता है ये एमिनो अम्ल को नहीं बनाता है। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है? तो डीएनए में मौजूद शर्करा डीऑक्सी राइबोस होती है। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 10वें का कि राइबोजाइम्स होते हैं? तो राइबोजाइम्स किसके होते हैं? आरएनए के होते हैं।
किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? स्थिर रहती है। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या स्थिर रहती है। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस कोश का अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो लाइसोसोम बनाएगा कौन? गोल्जी काय बनाएगा। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो माता पिता, बलात्कारी, चोर, उपर्युक्त सभी की जानकारी के लिए किया जाता है। अगला, संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो दोनों ही पाए जाएंगे, अंतःप्रद्रव्य जालिका और कोशिका कला में। निम्न में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? तो ऐसा इसमें से माइटोकॉन्ड्रिया। निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहा जाता है? तो जो खुद ही फट जाएगा उसको एटम बम कहेगा, तो लाइसोसोम हो जाता है। ठीक। 17 का कि सूची सुमेलित कीजिए, कौन सा सही है? तो इन तीनों में सी नंबर वाला नहीं, सी नंबर का इस आधार पर सही है। यहाँ पर देखते हैं कि चौथे का कि ए नंबर का कहाँ जाएगा? चौथे में जाएगा। ठीक है। और बी नंबर का 1 में जाएगा, सी नंबर का 2 में जाएगा, तो अपने आप डी नंबर का 3 में चला जाएगा। ठीक है। तो ये इनके कार हो जाएंगे। डीएनए की मूल इकाई को क्या कहते हैं? तो डीएनए की मूल इकाई न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। ए नंबर ऑप्शन। 19वां, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपचायक की क्षमता पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, वृद्धि और जनन जैसे जीवन के गुणों को दर्शाने की लघुतम इकाई है? तो 19 का डी, कोशिका जो होती है ऐसी इकाई कहलाती है। निम्न में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो इसमें से कौन सा समूह जिसमें डीएनए पाया जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन, सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक में डीएनए पाया जाता है। थैंक यू आज के वीडियो के लिए।